हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसके लिए हमने सबसे पहले टू सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। नाउ कंसीडर टू सेल्स दिस हैविंग EMF E1 and internal resistance R1, and this is second cell having EMF E2 and internal resistance R2. Now A, B and C points are considered. Now point A पर हमने पोटेंशियल मान लिया है VA, और पॉइंट B पर पोटेंशियल है हमारे पास VB, और पॉइंट सी पर पोटेंशियल है हमारे पास VC। इन तीनों पॉइंट्स पर हमने पोटेंशियल VA VB, दो हमने साइड्स पर पॉइंट कंसीडर किया और एक हमने सेंटर में पॉइंट कंसीडर किया है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि इस पूरे सर्किट की जगह हम एक सिंगल सेल रख सकते हैं जिसका EMF है E इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास R इक्विवेलेंट। ये हमने इस सर्किट को सॉल्व करके एक सिंगल सर्किट यूज़ किया है। हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स वही है A एंड C। अब हम पहले इस फिगर 1 में जो हमारे पास सेल दे रखा है उसको, सेल्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। नाउ कंसीडर व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल है VA माइनस VB। VAB is the potential difference between point A and B, and which will be is equal to VA minus VB. Now potential difference हमने पहले पढ़ चुके हैं। फार्मूला था हमारे पास E माइनस में IR, क्योंकि हमारे पास हम A और B के बीच में हमारे पास सेल कौन सा है जिसकी EMF क्या है E1, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे E1 माइनस में I इंटू में R1। सिमिलरली वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C इज गिवन बाय VBC दैट इज इक्वल टू VB माइनस VC, एंड द सेल बिटवीन B एंड C पॉइंट इज हैविंग EMF E2 माइनस में I R2। अब हम जो पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड C, potential difference between point A and C is represented by VAC, and that is equal to VA minus VC। यहाँ पर हमने क्या किया, VB को हमने ऐड कर दिया और VB को ही हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे हमारे पास ये पूरा अलग से दैट इज द VA माइनस VB, ये पोटेंशियल बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, एंड VB माइनस VC हमारे पास पोटेंशियल बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C पॉइंट दैट इज इक्वल टू VBC। हमने VA माइनस VB दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट दैट इज VAB, और VAB हम निकाल चुके हैं E1 माइनस में I R1, और I R1 ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सिमिलरली VB माइनस VC इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VBC, एंड इट इज इक्वल टू E2 माइनस में I इंटू में R2। अब हमने जो E1 और E2 EMF वो इकट्ठा कर लिया। लास्ट के जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं जिसमें नेगेटिव है माइनस I कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया R1 प्लस में R2, और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब फिगर 2 में अगर हम देखते हैं इस फिगर में, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट दैट इज इक्वल टू VAC। इट विल बी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक ही सेल है उसकी EMF क्या है E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू में R इक्विवेलेंट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, हमने जो ये निकाली थी इक्वेशन 1 और जो अभी हमने इक्वेशन निकाली इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास E1 प्लस E2, ये इसके इक्वल है। I और R इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास R1 प्लस R2। इट मीन्स जो हमारे पास E इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल। जो हमारे पास EMF आई है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस में E2 विच इज द सम ऑफ द EMF, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल, क्योंकि अगर हम सर्किट डायग्राम में देखे हैं
R1 और R2 क्या है हमारे पास, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो सीरीज में है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आई है, दैट इज द सम ऑफ द टू ईएमएफ एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आल्सो द सम ऑफ। अगर मान लो हमारे पास दो सेल हैं, एक की ईएमएफ अगर मान लो 4.2 वोल्ट है और सेकंड की 3.6 वोल्ट है, तो जो हमारे पास टोटल ईएमएफ आएगी सीरीज में अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 7.8 वोल्ट, इतनी हमारे पास आ जाएगी। तो जो घर में हम यूज़ करते हैं सेल्स को हम सीरीज में लगाते हैं, अगर मान लो एक हमारे पास 2 वोल्ट का है, एक 1 वोल्ट का है, तो 2 और 1 वोल्ट सीरीज में होने के बाद हमारे पास टोटल जो ईएमएफ आ जाएगी वो 3 वोल्ट आ जाएगी। तो अगर हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी ईएमएफ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर सेल को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर दिया, मैंने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो अब जो हमारी इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएं तो जो करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, तो जो हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 माइनस R2, क्योंकि रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस में R2 आएगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में या इस तरीके से अगर हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, R1 प्लस में R2, और जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होके आएगी। अब हमने यहाँ पर दो अलग अलग सेल्स लिए, अब हम सपोज करते हैं हमने सेल्स किए हैं दैट इज आइडेंटिकल सेल्स, हमारे पास n है, तो अगर हम जो टोटल ईएमएफ लेंगे, अगर मान लो n सेल्स है तो E1 प्लस में, E2 प्लस में, E3, इस तरह से n टर्म्स तक हम जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उन सबकी ईएमएफ क्या है हमारे पास, E, तो ये हो जाएगा E प्लस E और n टाइम्स तक अगर हम इसको ऐड करते जाएंगे तो जो टोटल हमारे पास ईएमएफ आएगी दैट विल बी n टाइम्स ऑफ E। इसी तरह से अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जितने रेजिस्टेंस है R n टर्म्स तक, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू में R। अब हमने सपोज किया हमने उन सेल्स के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है, तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, NR इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल एंड R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास NR प्लस में R, और जो करंट हो जाएगा हमारे पास NE डिवाइडेड बाई NR प्लस R। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर स्पेशल केसेस हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अगर हमने उस सेल के साथ जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, NE डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से अगर हम देखें E डिवाइडेड बाय दैट इज करंट ड्यू टू 1 सेल, और अगर हमारे पास n नंबर सेल्स हैं तो उतने ही टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास करंट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो करंट है, तो जितने सेल्स होंगे उतने टाइम से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। अगर मान लो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पर हम, क्योंकि ये टर्म स्मॉल हो गया, अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई n, यहाँ से कैंसिल हो के हमारे पास जो करंट आएगा E डिवाइडेड बाय R, और ये करंट वही है जो हमारे पास सिंगल सेल की वजह से है। इट मीन्स अगर हमें सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट चाहिए तो उस टाइम पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास अगर हम सीरीज में n सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम वहाँ पर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है व्हेन 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मैंने 2 सेल्स लिए हैं E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, और वही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। A इज़ द इनिशियल एंड C इज़ द फाइनल पॉइंट, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट मान लिए दैट इज़ B1 एंड B2। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा तो I1 यहाँ से चला, और यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा तो I2 ये हो गया। और जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किरचॉफ्स करंट रूल लगाएंगे तो जो I हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस में I2। तो ये हमने यहाँ पर किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर दिया है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नेक्स्ट है हमारे पास
ए और बी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाले हैं ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। इस सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है इस फॉर्म में। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है VB1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B1 एंड VB2 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B2। अब जो हमारे पास अभी तक जो हमने सर्किट कंसीडर किया है, VB1 पर हमने पोटेंशियल मान लिया VB1 और VB2 पर क्या हमारे पास VB2, एंड B1 और B2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी एज्यूम दैट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वही हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल्स दैट इज एट पॉइंट B1 एंड B2 दैट इज VB1 माइनस VB2। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स इस सर्किट में और इस सर्किट में दोनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज V। ऊपर वाले सर्किट में भी V पोटेंशियल और नीचे वाले सर्किट में भी क्या रहेगा, पोटेंशियल V। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाला कंसीडर कर रही हूँ। V क्या हो जाएगा, वही हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पहले पढ़ चुके हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू E1 माइनस में I1 इंटू में R1, और यहाँ से I1 की वैल्यू मैंने निकाल ली E1 माइनस में V1 डिवाइडेड बाय R1। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर मैं नीचे वाले सर्किट पे अप्लाई करूंगी, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E2 माइनस में I2 इंटू में R2। तो हमारे पास E2 किसके इक्वल आ जाएगा, I2 हमारे पास आ गया E2 माइनस में V डिवाइडेड बाय R2। फिर जो हमने किरचॉफ्स रूल अप्लाई किया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2, I1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, I2 की वैल्यू पुट कर दो। फिर हमने जो EMF वाली टर्म्स है वो सेपरेट कर लेंगे और टर्मिनल पोटेंशियल वाली टर्म्स हमने सेपरेट कर ली। तो हमारे पास ये आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस में E2 बाई R2 माइनस V सेकेंड टर्म में से कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। इस टर्म को हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आएगा, और सेकेंड टर्म को भी हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू निकालने के लिए ये टर्म हमारे उधर लेके जाएंगे, और ये सारा मैथमेटिकल है, ये आप सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास जो आएगा E1 R2 प्लस R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको हमने सॉल्व कर लिया। जो V है हमारे पास वो क्या है, E1 R2 प्लस में R1 E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये सारा मैथमेटिकल आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास अगर हम वही सेकंड फिगर में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो सेकंड फिगर में जो हमने सिंप्लीफाई करके फिगर लगाया है, ये हमारे पास सेकंड फिगर है बिटवीन पॉइंट A एंड B। हम वही पोटेंशियल A और B के बीच में हमने पोटेंशियल क्या माना है, V। वी एज्यूम दैट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू में R इक्विवेलेंट। ये मैंने सेकंड फिगर के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालने के बाद अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, E इक्विवेलेंट, और सेकंड टर्म में हमारे पास क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। ये तो सिंपल है कि हमारे पास क्योंकि दो EMF है जिनका, दो सेल्स है जिनकी EMF E1 और E2 है, और R1 R2 उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो ये मैंने सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। और हमारे पास अगर n सेल्स हैं, n सेल्स है तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास E इक्विवेलेंट आया है वो क्या है, हमारे पास E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने R1 R2 से डिवाइड किया। तो इसको अगर R1 R2 से मैं डिवाइड करूँगी तो R2 से R2 कैंसिल, E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1। ये सारा मैथमेटिकल है, वो आप सॉल्व कर लेना। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म आई है 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2, ये क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था, ये है 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो मैंने इस टर्म की जगह 1 बाई R इक्विवेलेंट पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट आ गया E1 बाई R1 प्लस में E2 बाई R2। अब हम वही केस पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल है तो E1 और E2 की वैल्यू मैंने E रख दी और R1 और R2 की वैल्यू मैंने R रख दी। तो E इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E ही आएगा, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास R/2। इट मीन्स
अगर मैंने दो सेल्स लिए और दोनों को आइडेंटिकल और दोनों के पैरेलल में, तो मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। जो मेरे पास इक्विवेलेंट होगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास ई के बराबर ही आएगा। और रेजिस्टेंस जो होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाफ हो जाएगा। अब अगर मान लो हमने एम सेल्स ले लिए और उनको हमने इक्विवेलेंट हैं सेल्स सभी, और हम एक जैसे आइडेंटिकल सेल्स हैं और सारे सेल्स को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द ईएमएफ। जो हमारे पास ई इक्विवेलेंट आएगी वो ई के बराबर आएगी। इट मीन्स अगर हम बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें ईएमएफ इंक्रीज करके नहीं मिलेगी, हमें वही ईएमएफ मिलेगी जो सबकी है। अगर मान लो हमने 2 वोल्ट के अगर मान लो बहुत सारे सेल्स पैरेलल में लगा दे तो सिर्फ क्या है, एरिया ही बढ़ रहा है, देयर इज नो चेंज इन द ईएमएफ। लेकिन अगर उन्हीं सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, ईएमएफ इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम ईएमएफ इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सेल्स को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में करना पड़ेगा। फिर वही आर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया, तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास आर प्लस में आर बाई एम, एंड दैट इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई एम इंटू में आर प्लस आर। अब हमारे पास वही केसेस है जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो आर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है तो हम ये सेकेंड टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर। और सेम ये क्या है, वही है सिंगल सेल की वजह से जो करंट, इट मीन्स अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें उतना ही करंट मिलेगा जितना एक सेल की वजह से मिला है। लेकिन अगर हमारे पास आर इज़ मच मच लेस देन, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारी एम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई आर। इस टाइम पर हमारा जो करंट है वो एम टाइम्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया ड्यू टू द सिंगल सेल। इट मीन्स अगर हमें मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अगर हमने दोनों कंडीशन पढ़ी, अगर सीरीज में हमें मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हमें पैरेलल में करंट मैक्सिमम ड्रॉ करना है तो उस टाइम पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ग्रेटर होना चाहिए। ईएमएफ को इंक्रीज करने के लिए हम सेल क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हम जो घर में रिमोट यूज़ करते हैं या और भी कोई कनेक्शन करते हैं तो जो सेल्स लेते हैं वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। बैटरीज जब हम बनाते हैं तो जितने भी उसके अंदर सेल्स होते हैं वो सेल क्या होते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, और हर एक सेल की ईएमएफ के क्या होती चली जाएगी, ऐड होती चली जाएगी, जिससे जो बैटरी की टोटल ईएमएफ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम सेल्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेल्स की अगर हम बैटरी की ईएमएफ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सेल को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।